कौन सा लेक्चर नंबर है? 16 है क्या? 16। आप लोग कल लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर पा रहे थे ना एवरीवन? क्या बोले? क्या बोले? अभी दिखाई पड़ रहा है? ओहो, अभी देखिए तो ठीक है। ओके, बोर मॉडल वैलिड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओके, इसका मतलब ये पहला पॉइंट है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, सब लोग ज्वाइन कर लिए हैं एवरीवन। ए हाइड्रोजन एटम के लिए रहेगा, हीलियम प्लस के लिए रहेगा, एग्री ना? लिथियम 2 प्लस के लिए रहेगा, बेरिलियम 3 प्लस के लिए रहेगा, बोरोन 4 प्लस के लिए रहेगा, या कार्बन 5 प्लस के लिए रहेगा, एट्सेट्रा। यहाँ तक मैक्सिमम हो गया, बहुत है। ठीक है, मतलब ये हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस में ये सब मिलते रहेगा बोर मॉडल में, राइट? देखिए स्टूडेंट, अब थ्योरी को आगे बढ़ाने के लिए
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इस बात को मैं आगे पॉइंट बनाकर लिखवा दूंगा, पोस्टुलेट्स ऑफ या एजम्पशन ऑफ बोर मॉडल। बट पहले डेरिवेशन को समझते हैं, ठीक है। तो ये मेरा न्यूक्लियस है, और जिस एटम और आयन का मैं बात कर रहा हूँ उसका एटॉमिक नंबर मुझे नहीं पता है, तो उसका मान लेते हैं एटॉमिक नंबर इज जेड, राइट। एटॉमिक नंबर जेड है, तो एटॉमिक नंबर जेड है, तो जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना ही तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा। एग्री एवरीवन? यस। और ये मेरा nth ऑर्बिट है। तो सर इसमें बोर मॉडल में बातों को ध्यान से सुनिएगा, बोर मॉडल में ऑर्बिट हम लोग सिर्फ 7 नहीं माने गए, बोर मॉडल में जंक्शन है ऑर्बिट इनफाइनाइट माना गया है, ठीक है। तो यही इसका हो सकता है ड्रॉबैक हो जाए। तो और यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई एक एटम और आयन है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, और ये मेरा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना उसमें प्रोटॉन रहेगा। और अब बिकॉज मेरा बोर मॉडल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है, तो मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट नंबर n में इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। इज इट राइट? एंड वी नो दैट कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में मूव करेगा, इफ़ एनी पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल, देन पार्टिकल मस्ट हैव एटलीस्ट वन एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर। इज इट राइट? और उस एक्सेलरेशन का नाम, जो वन ऑफ द एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ रहेगा, उस एक्सेलरेशन का नाम रहेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका मतलब मैं यहाँ पे एक हिंट दे रहा हूँ। हिंट ये है कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में किसी सर्किल में जिसका रेडियस r है, और कोई पार्टिकल अगर इस सर्किल में अगर मूव कर रहा है v स्पीड से, तो एक टुवर्ड द सेंटर एक एक्सेलरेशन होता है। अभी ठीक है? ओके। यहाँ देखिए, इफ एनी पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r विथ स्पीड v, तो उस पार्टिकल का टुवर्ड द सेंटर एक एक्सेलरेशन होता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका वैल्यू होता है v²/r। ठीक है एवरीवन? ये मैं एक हिंट दे रहा हूँ, सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है ना? ओके। अगर वीडियो ब्लर होगा तो बोलते रहिएगा, मैं मोबाइल चेंज करके दूसरा लगा लूँगा। और क्या आप थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, v=r⍵? ये सर्कुलर मोशन बाकी लोग जानते हैं, v=r⍵ होता है, जहाँ पे ओमेगा है एंगुलर स्पीड, ये है लीनियर स्पीड, ये है एंगुलर स्पीड। ओके, कोई बात नहीं है। तो भी जिस तरीके से लीनियर स्पीड होता है वैसे ही एक एंगुलर स्पीड भी होता है, सिमिलर टू लीनियर स्पीड। ओके, तो उसका रिलेशन होता है v=r⍵। बस मानिए कि हाँ एक एंगुलर सर्कल में अगर या किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करता रहता है, फॉर एग्जांपल सर लीनियर स्पीड को कैसे, तो लीनियर स्पीड के लिए अभी के लिए स्टूडेंट आप इतना ही मानिए, डेल्टा θ/डेल्टा t। ठीक है?
कैसे हम लोग डिस्टेंस बाई टाइम बोलते हैं लीनियर स्पीड, राइट। वैसे ही डेल्टा थीटा, फॉर एग्जांपल सेकेंड वाला सुई देख रहे हैं ना, तो सेकेंड वाला सुई पूरा कंप्लीट 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन कितना देर में घूम जाता है सर? 1 मिनट, राइट। उसी को तो 1 मिनट बोलते हैं भाई। तो सेकेंड वाला सुई का अगर एंगुलर स्पीड पूछेंगे तो क्या बोलेगा? 2 पाई बाई 60 पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड, राइट। तो लीनियर स्पीड बोलते थे मीटर पर सेकेंड, एंगुलर स्पीड बोलेंगे रेडियन पर सेकेंड। बस इतना अभी के लिए काफ़ी है। तो एक्चुअली कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में घूमता है तो लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में एक रिलेशन ए भी होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा। सेंट्रीपिटल एक्सलेशन के लिए v स्क्वायर बाई आर वन ऑफ द फार्मूला है। ये तो पक्का सबको जानना चाहिए, नहीं जानते हैं तो मैं पढ़ाऊँगा। और एक फार्मूला ये भी है, तो क्या v के बदले आर ओमेगा पुट कर सकते हैं यहाँ पे? तो v के बदले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और v के बदले आर ओमेगा पुट करेंगे तो क्या सेंट्रीपिटल एक्सेशन के लिए ओमेगा स्क्वायर आर एक फार्मूला बनेगा? देखिए एवरीवन, हो जाएगा ना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। एवरीवन क्या फर्स्ट और सेकेंड से आप लोग रिप्लाई किया कीजिएगा। फर्स्ट और सेकेंड से क्या मैं बोल सकता हूँ सेंट्रीपिटल एक्सेशन इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर ऑल्सो इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर? ओके, अब यहां पे आते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट नंबर n विथ फिक्स्ड स्पीड v। अगर ऑर्बिट नंबर फिक्स है, एटम या आयन का एटॉमिक नंबर फिक्स है, तो उसका स्पीड भी उस ऑर्बिट में फिक्स रहेगा। तो डैम श्योर इस इलेक्ट्रॉन का टुवार्ड द सेंटर एक एक्सेलरेशन होगा जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेशन। इज इट राइट? ओके, तो इस इलेक्ट्रॉन का एक्शन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो बिना फोर्स का एक्सेलरेशन तो होगा नहीं एवरीवन। एक्सेलरेशन के वजह से ही फोर्स होगा, राइट। तो इस इलेक्ट्रॉन पे कौन फोर्स लगा रहा होगा? तो इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा, राइट। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स रहेगा वो किस टाइप का फोर्स रहेगा? या चार्ज का जो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स होता है वही फोर्स रहेगा, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पे फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स टुवार्ड द सेंटर रहेगा, और इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कौन लगाएगा? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू न्यूक्लियस का मैग्नीट्यूड। इसको क्या पढ़ेंगे? बोलना है फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू न्यूक्लियस में कैसा पार्टिकल है? पॉजिटिव पार्टिकल, राइट। और इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? निगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो ये फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू न्यूक्लियस, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन रहेगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, और अट्रैक्शन ऑलवेज टुवार्ड्स होता है, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू न्यूक्लियस को टुवार्ड्स द न्यूक्लियस दिखाया। एग्री ना? ओके, चलिए, तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड, दो बिट मैग्नीट्यूड क्या मैंने पढ़ाया था, अगर मुझे सही से आपको याद है तो? यस, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ इसलिए मॉडुलस ले लिया, इसको मैं एफ बोल रहे हैं। तो दिस एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन
तो इलेक्ट्रॉन के बदले माइनस ई लिख देते हैं, राइट। और प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज डिफरेंट होता है या सेम होता है, या साइन में अपोजिट रहता है, राइट। तो न्यूक्लियस में कितना चार्ज, यस जेड इंटू ई, राइट। क्योंकि न्यूक्लियस जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पढ़ रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला कि 1 प्रोटॉन सिस्टम पढ़ रहे हैं, इज इट राइट। इसका मतलब न्यूक्लियस में जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना इसमें प्रोटॉन होगा। एग्री ना एवरीवन। डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इसका मतलब F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, यहाँ तो जस्ट समझाने के लिए फर्स्ट सेकंड किया था, ठीक है। ओके यहाँ पे आर क्या है एवरीवन, पूरा बात बोलिए। रेडियस किसका, nth ऑर्बिट, राइट। और यहाँ पे जो ई स्क्वायर है वो ई स्क्वायर किसके वजह से आया है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से, प्रोटॉन की वजह से, या दोनों को मिलाकर कंबाइंड। तो सर यहाँ पे बात बोलने का क्या मतलब है, यहाँ पे बोलने का बहुत बड़ा मतलब हो जाएगा आगे के क्वेश्चन में, जहाँ पे डेप्थ में क्वेश्चन रहेगा, राइट। मतलब व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ डेरिवेशन। यहाँ पे मैंने अगर आपको एक मिनट रुक कर ये बोल दिया कि ये स्क्वायर में ई आया है इलेक्ट्रॉन की वजह से और वन ऑफ द ई आया है प्रोटॉन की वजह से, और ई इंटू ई मिलकर ये स्क्वायर बना है, राइट। ओके, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, एग्री। तो यहाँ पे F इक्वल टू क्या हम लोग mv स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं। फोर्स टुवार्ड द सेंटर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवार्ड द सेंटर, F इक्वल टू ma तो लिख सकते हैं ना। फोर्स टुवार्ड द सेंटर देन मास इनटू एक्सेलरेशन टुवार्ड द सेंटर, इज इट राइट। और भाई फोर्स टुवार्ड द सेंटर है कितना, तो सर दिस 1/r स्क्वायर इक्वल टू m, और इसके बदले v स्क्वायर बाई आर लिखें, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r क्या है, रेडियस ऑफ, और तो हम लोग पहले ही पता चल गया था। तो ये याद रखिएगा, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका कहीं पर रिक्वायरमेंट हो सकता है। एग्री एवरीवन। इसको ध्यान से देख लीजिएगा बेदार से, इसका मतलब जिस पे स्टार लगा रहा हूँ तो इसका मतलब वहाँ से बहुत कुछ हम लोग को मिल सकता है। देख लिए, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ से इसी क्वेश्चन को सेकंड बोलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। बाकी लोग सुन पा रहे हैं, चलिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, mv स्क्वायर इक्वल टू जेड ई एस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर। यस, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए हम लोग अब इसका लाभ उठाना चाह रहे हैं, नहीं यहाँ से क्या क्या मिल सकता है। एग्री। पहला एडवांटेज,
यहाँ से हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल लिए इलेक्ट्रॉन का, नहीं? दिस इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी किसका, पूरा बात बोलना है, कहाँ का, nth ऑर्बिट का, राइट? यस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/r। अब इस चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए। क्या बोले? हाँ 1/8। अब ऑब्जर्वेशन, R इंक्रीजेज फॉर ए गिवन एटम और आयन। जैसे मैं बोलता हूँ फॉर ए गिवन एटम और आयन, इसका मतलब क्या है सर? आपने एटम को फिक्स कर दिया, राइट? एटॉमिक नंबर को फिक्स कर दिया, यही मतलब है ना फॉर ए गिवन एटम और आयन का मतलब। तो फॉर ए गिवन एटम और आयन, राइट हैंड साइड में देखिए, तो फॉर ए गिवन एटम और आयन अगर बोल दिए तो जेड भी फिक्स हो गया, ये तो फिक्स ही है, बाकी चीज़ कांस्टेंट ही है, वेरिएबल के नाम पे सिर्फ आर है। आर इंक्रीजेज, व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? यस काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज मतलब स्पीड ऑल्सो डिक्रीजेज, एग्री? तो सर क्यों? तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mv² बोल रहे हैं, और अगर m को फिक्स मान कांस्टेंट मान रहे हैं तो v डिक्रीजेज, देन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज, देन v शुड ऑल्सो डिक्रीजेज, राइट? इसका मतलब यहाँ से, यस इसका मतलब हम लोग यहाँ से क्या ऑब्जर्व किए? r कब इंक्रीज होगा एवरीवन? जब मेरा सर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, राइट? ऑर्बिट बड़ा होगा, ऑर्बिट छोटा होगा या ऑर्बिट बड़ा होगा? इसका मतलब है कि ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेज, काइनेटिक एनर्जी शुड ऑल्सो डिक्रीजेज, राइट? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते रहेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी कम होते जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज मीन्स स्पीड शुड ऑल्सो बी डिक्रीजेज, राइट? ओके, देन आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देन व्हाट? यस, तो आर इन्फिनिटी कब होगा सर? जब रेडियस आर इन्फिनिटी होने का मतलब है क्या? यस, आप लोग घबराइए नहीं कि सर यस सर एटम के अंदर काम कर रहे हैं, अब बात करें इन्फिनिटी का। तो एक्चुअली चीज़ों को सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू, कोई इवेंट अगर नैनो सेकेंड में होता है, ऐसे मानिए कितना सेकेंड में, तो नैनो सेकेंड के रिस्पेक्ट में 1 सेकेंड इनफाइनाइट टाइम जैसा दिखेगा, राइट? जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं, हम लोग जैसे ही बोलते हैं ना 1 लाख ईयर, तो हम लोग सोचना छोड़ देते हैं, कौन जानता है 1 साल के बाद, 1 लाख साल के बाद क्या होगा, राइट? अगला 100 साल का तो सोचने का कोशिश ही नहीं करते हैं, 1 लाख साल जिंदा नहीं रहेंगे तो सोचेंगे क्या, मतलब ऐसा जनरली। लेकिन साइंटिस्ट लोग ऐसे नहीं सोचते हैं जो इस चीज़ में अध्ययन करते हैं। तो वैसे ही आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब ये हो गया कि केमिस्ट्री में एटम और इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में 1 सेंटीमीटर को ही इनफाइनाइट डिस्टेंस जैसा ट्रीट कर लेते हैं। एनीवे, तो एक्चुअली आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब ऑर्बिट नंबर इन्फिनिटी रहेगा तो उस टाइम पे रेडियस इन्फिनिटी जैसा ही दिखेगा, इसलिए मैंने बोल दिया। बट यहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व कर लीजिए, ठीक है? इसका मतलब है कि वेरी फार फ्रॉम, मतलब कहने का सेंस ये हो जाएगा कि ऑर्बिट नंबर इन्फिनिटी रहेगा तो वहाँ पे रेडियस भी इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट सबसे लास्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसका स्पीड ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 दिखेगा, राइट? आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देन काइनेटिक एनर्जी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब स्पीड टेंडिंग टू व्हाट, सॉरी काइनेटिक टेंडिंग टू 0, तो स्पीड टेंडिंग टू 0। ये मैंने ऑब्जर्व किया, ठीक है ना? और अगर मैं आपको R का वैल्यू बता दूं तो काइनेटिक एनर्जी तो निकल जाएगा। तो सर इसका वैल्यू, तो बिल्कुल इसका वैल्यू निकलेगा,
और जो आप चाहते हैं वो वैल्यू निकलेगा, ठीक है। मतलब सर जूल में निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, सारा वैल्यू को ऐसा सिस्टम में पुट कर देंगे, राइट। अब फिर से इस फार्मूले पे आते हैं, ऑब्जर्व करते रहिएगा, और जिसको बॉक्स में बना लिख रहा है मतलब वो आपके शॉर्ट नोट्स में काम आएगा। अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z² बाई R इक्वल टू अच्छा बताइए, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल का फार्मूला क्या दिए थे? इस पर भी कुछ क्वेश्चन करवाया था आपको, अगर आपको याद होगा तो। याद है, एक फार्मूला था। ओके, इस इलेक्ट्रॉन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो एनर्जी के नाम पे इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या क्या रहेगा? ऑनेस्टली बोलिएगा। तो सर एक तो सर स्पीड की वजह से काइनेटिक रहेगा, और एक चार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी तो सर आपने यहाँ पे हम लोग निकाल लिए, और पोटेंशियल एनर्जी भी निकल जाएगा, तो हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाल लेंगे। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात कर सकते हैं जी, राइट। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बट यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस नहीं लेना है, पुट द वैल्यू विथ प्रॉपर साइन, राइट, बाई आर। एक क्लास में जब मैं आपको एक क्लास पढ़ाना स्टार्ट किया था तो किसी बेसिक क्लास में आपको ये चीज़ समझाना भी स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना। चलिए, क्या इतना हो सकता है? चलिए इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड कीजिए फास्ट। तो कितना हो जाएगा? मतलब मैं क्या ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ? इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इज इट राइट? इलेक्ट्रिक, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? मैकेनिकल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी। दिस इज द टोटल एनर्जी, इज इट राइट? तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? यस, -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Z² इज इट राइट? अब ऑब्जर्व करें, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में कुछ रिलेशन दिख रहा है? ये हम लोग आगे प्रॉब्लम के लिए यूज करेंगे। मैंने ऑब्जर्व किया कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड
इक्वल है, राइट। मैंने ये नहीं बोला कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है मॉडुलस लेने के बाद, राइट। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस, करेक्ट। पहले प्रूफ किया फिर ऑब्जर्व करवाया आपको। सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है? तो सर पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी का जस्ट डबल है, राइट। ए सेकेंड ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब है कि सर सब तो आपस में रिलेट हो गया। इसका मतलब ये हो गया टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड और काइनेटिक एनर्जी और ए पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड का आधा रहेगा, राइट। तो इसमें से ए और ए तीनों में से कोई भी एक दे दे तो क्या सारा वैल्यू निकल जाएगा एवरीवन? लिखिए फास्ट। मान लेते हैं किसी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी मैंने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला, तो टोटल एनर्जी कितना रहेगा? -6 भी, राइट। सर क्यों? यहाँ देखिए मैंने इसका मैग्नीट्यूड इक्वल बोला था, साइन नहीं। तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन ए आया है, ब्रैकेट के अंदर सारा क्वांटिटी पॉजिटिव है, राइट। ए है, रेडियस ए है, बट आगे में निगेटिव है। इसका मतलब यहाँ से मैं लिखवाने वाला था एक्चुअली, मैं सोचा कि थोड़ा सा पूछ लेते हैं उसके बाद लिखवाएंगे। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया इस एक्सप्रेशन से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बोर मॉडल में किसी भी इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी इधर निगेटिव रहेगा, नहीं तो जीरो रहेगा। इधर निगेटिव या जीरो, इज इट राइट? समझे या नहीं समझे एवरीवन? इधर निगेटिव नहीं तो जीरो। जीरो कब? सर जब आर इंफिनिटी, राइट। इसका मतलब है कि बोर मॉडल में मैक्सिमम टोटल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बोर मॉडल में? यस, जीरो। किसी भी निगेटिव वैल्यू से जीरो बड़ा रहेगा, राइट। पॉजिटिव तो होने का सवाल ही नहीं है। आइडियली अगर देखेंगे तो पॉजिटिव होने का सवाल नहीं है। तो इन सब बातों को हम लोग लिख लेंगे थोड़ा सा टाइम निकाल कर। ओके एवरीवन, इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो टोटल एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखे या -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? सर निगेटिव रहेगा, राइट। एंड व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? देखिए मैंने सही बोला? नो सर। नो क्यों सर? नो सर बोलने से पहले यहां तो देखिए। यस सर। क्या समस्या है भाई? और मुझे ही बोल रहे हैं नो सर। यहां देखिए
ये देखिए या ये देखिए, बताइए तो अब सही है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड से जस्ट डबल रहेगा, तो मतलब मैग्नीट्यूड रहेगा 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या था, तो सर -1/4π0 GD² इज इट राइट। यही तो एक्सप्रेशन था। इसका मतलब है कि बोर मॉडल में टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज निगेटिव रहेगा, करेक्ट ना। बोर मॉडल में टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव रहेगा, सिर्फ एक्सेप्ट R = इन्फिनिटी को छोड़कर। एग्री। R = इन्फिनिटी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, R = इन्फिनिटी टोटल एनर्जी जीरो। एग्री। चलिए, मतलब ये मैंने एक डेमो दिया कि अगर ऐसा मिलेगा तो ये अगर पता रहेगा तो ये भी बता देंगे और ये भी बता देंगे, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनाने के लिए। ये राइट ना। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए, अगर काइनेटिक एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेते हैं आ गया, किसी का है मुझे नहीं पता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना भाई, और टोटल एनर्जी ठीक है। मतलब अब तो हम लोग इसमें नहीं ना फंसेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर कोई नहीं देंगे एक्सेप्ट बेदार से, और सही सही आंसर दीजिएगा। और टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आज के बाद रट लेना है, 1/8π0 क्या बोले, यस, R इंक्रीजेज व्हाट व्हाट टोटल एनर्जी, बाकी कोई नहीं बोलेगा। R इंक्रीजेज टोटल एनर्जी डिक्रीजेज। ये आंसर किसका है, बेदारसी का ना। अब लिखिए सर, R इंक्रीजेज टोटल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज, उसका आंसर -2 बड़ा या -4 बड़ा, ये माइनस सब गड़बड़ कर दिया आपका कॉन्सेप्ट को, नहीं। यस, इसका ब्रैकेट का वैल्यू तो कम हो रहा है लेकिन निगेटिव की वजह से वैल्यू बड़ा नजर आएगा, राइट। यहाँ पे टोटल एनर्जी एब्सोल्यूट है या अलजेब्राइक क्वांटिटी है, अलजेब्राइक क्वांटिटी है। तो सब लोग अपना ओपन माइंड से जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनते रहेगा। ये चैप्टर 2 जगह आपको लाभ पहुँचाएगा, फिजिक्स क्लास 12 का फिजिक्स में भी पहुँचाएगा, इसलिए जो यहाँ पे फिजिक्स नहीं भी कर रहे हैं तो उनको काम ही कहीं पे काम में आएगा। ओके, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। R इंक्रीजेज मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी, यस, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉडुलस लगा के पूछ रहा हूँ। तो कहाँ पे क्या एग्जामिनर, ये नहीं सोचना है कि हाँ एग्जामिनर साथ भूल गया होगा, वो बिल्कुल सोचकर ही पूछ रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे सोचकर ही पूछ रहा था, निगेटिव साइन के साथ मेरे दिमाग में काम कर रहा था, राइट। ओके, और क्या ऑब्जर्वेशन है, इन बोर मॉडल, आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं या लिख भी रहे हैं, इन बोर मॉडल टोटल एनर्जी इधर नेगेटिव और जीरो।
ये भी लिख लीजिएगा। हो गया ना? क्या सेम बात हम लोग पोटेंशियल जी के भी लिए भी तो यही बात बोल सकते हैं, रिपीट कर लीजिएगा, राइट? मतलब एक हम लोग को ऑब्जर्वेशन मिल गया। क्या पोटेंशियल जी के लिए भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं? आर इंक्रीजेज, व्हाट अबाउट पोटेंशियल जी एवरीवन? ड्यू टू नेगेटिव साइन। आर इंक्रीजेज, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल जी डिक्रीजेज। मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल क्या रहेगा? आइडियली क्या, मतलब जो जनरली इधर निगेटिव और जीरो, राइट? इधर निगेटिव और जीरो, ये भी पॉइंट मिला लीजिएगा। मतलब ये दोनों पॉइंट को कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए, बस लिखिएगा यहाँ पे पोटेंशियल जी। लिख लिया एवरीवन? ओके। तो आप ऑब्जर्व क्यों कि इतना सारा बात कर लिए सिर्फ एक इक्वेशन से, एफ इक्वल टू एम एस, राइट? इतना सारा बात मैंने सिर्फ एक, हम लोग एक इक्वेशन से किए हैं, तो डेरिवेशन का इंपॉर्टेंस देखिएगा कि मैं एक इक्वेशन से क्या क्या बात किया हूँ, राइट? उस पर नेक्स्ट फिर से अगेन लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाई आर, एग्री ना? ये भी तो हो सकता है। कुछ किया ही नहीं भाई, आर से आर को कैंसिल कर दिए और भी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या किए, एम को नीचे भेज दिए यहाँ पे, राइट? तो भी स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो भी इक्वल टू अंडर रूट दिस, राइट? यहाँ तक आ जाइए। और स्टूडेंट भी इक्वल टू एक फार्मूला आर ओमेगा भी तो बोले थे। तो ओमेगा इक्वल टू क्या भी बाई आर लिख सकते हैं? अब भी का एक्सप्रेशन तो आपके सामने है, कितना? जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर और डिवाइडेड बाई आर, कितना हो जाएगा एवरीवन? सही से देखिएगा, रूट के अंदर आर जाएगा तो आर स्क्वायर बन के जाएगा, राइट? तो मुझे लगता है कि शायद ये रहना चाहिए, ओमेगा इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू, ये रहेगा, ठीक है?
करेक्ट है ना? चलिए अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर किसी भी ग्राउंड का या सर्कल का रेडियस दे दे तो क्या इसका पेरिफेरी का लेंथ बता पाएंगे? बोलिए हाँ या ना। कितना? 2πr। और अगर इसका स्पीड भी पता हो जाए तो ये निकाल पाएंगे टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम। कैसे? इसको बोलेंगे टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, राइट? तो सर टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए ये लिख सकते हैं 2πr/v, इज इट राइट? कैसे? सर डिस्टेंस बाई स्पीड। अगर स्पीड मेरा कांस्टेंट है, स्पीड अगर कांस्टेंट है, किसी पार्टिकल का सर्किल में घूमने का स्पीड कांस्टेंट है, तो टाइम एक चक्कर लगाने में, वन कंप्लीट रिवॉल्व करने में, विच इज नॉन एज टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम 2πr/v, इज इट राइट? ओके, यहां तक बातें सबको समझ में आ गया है? बहुत सिंपल सा बात बोला हूं, डिस्टेंस बाई स्पीड किया हूं, राइट? ओके, अ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन 2πr/v को अगर आप लोग क्या 2π/ω भी लिख सकते हैं? सर लिख सकते हैं v इक्वल टू r ओमेगा, देन ओमेगा इक्वल टू v/r, राइट? तो ओमेगा इक्वल टू v/r, तो यहाँ से तो r/v इक्वल टू 1/ω करके लिख सकते हैं, राइट? इस रिलेशन से, या v के बदले r ओमेगा पुट कर दीजिए, v के बदले r ओमेगा, तो r कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? ओमेगा। तो ये क्या है? ये है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, राइट? अब यस, अब अगर आपसे लेट अस सपोज बोला गया है कि किसी एक पार्टिकल को एक बार चक्कर लगाने में सर्कल में 1/10 सेकेंड लग रहा है। कितना सेकेंड? 1/10 सेकेंड में एक कंप्लीट चक्कर लगा लेता है, ठीक है ना? तो एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा? बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। फिर से कोई क्वेश्चन फिर से बोले, इफ एनी पार्टिकल टेक्स 1/10 सेकेंड फॉर कंप्लीटिंग वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, राइट? then how many revolution made by that particle in 1 second? ये तो न्यूटन मेथड था, राइट? बट मजाक मजाक में आपने क्या कर दिया? 1/t कर दिया, राइट? तो 1/t को तो पहले से ही जानते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी, राइट? तो क्या हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू 1/t लिख सकते हैं एवरीवन? और t के बदले इतना है तो 1/t कितना होगा? ठीक है ना? और इसी को ω/2π लिख सकते हैं। चलिए, तो सर ऐसे क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल आएगा भाई, नहीं आना रहता तो क्यों पढ़ते? इसका मतलब बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन का किसी गिवन ऑर्बिट में फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन भी निकालने के लिए आ सकता है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी निकालने के लिए आ सकता है, राइट? हो गया ना यहाँ तक?
एजम्पशंस ऑफ बोर मॉडल, ठीक है। तो फर्स्ट एजम्पशन तो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। फर्स्ट एजम्पशन मैंने क्या बोला कि इट इज़ वैलिड ओनली फॉर व्हाट, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम या वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब सेकेंड, अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, तो एक्चुअल में रदरफोर्ड का जो एक ड्रॉबैक था उसी को लेकर इन्होंने थ्योरी को आगे प्रोसीड किया। रदरफोर्ड का वन ऑफ द मेजर जो सीरियस ड्रॉबैक क्या रहा, उन्होंने बताया, उन्होंने सपोज किया था कि इलेक्ट्रॉन, उनका एजम्पशन सही था बट एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया था। क्या एजम्पशन था कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए पार्टिकुलर ऑर्बिट, राइट। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। अब उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हुआ सर, आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैक्सवेल के थ्योरी डेवलप होने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, क्योंकि कोई भी पार्टिकल अगर सर्किल में रिवॉल्व करेगा, इफ एनी पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल मस्ट हैव एन एक्सेशन, मतलब, और इलेक्ट्रॉन मेरा चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और वो भी सर्किल में घूम रहा है, तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हो गया, राइट। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करना चाहिए था, और अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करेगा तो उसका टोटल एनर्जी डिक्रीज होगा, और एनर्जी डिक्रीज होगा तो एनर्जी डिक्रीज एज अट्रैक्शन इंक्रीज एज, इज इट राइट। और अट्रैक्शन इंक्रीज किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। तो अट्रैक्शन अगर इंक्रीज करेगा तो उसका रेडियस कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा, एंड अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इन द न्यूक्लियस, जो कि होता नहीं है। तो इसी को उन्होंने एक अलग से एजम्पशन देकर थ्योरी को आगे बढ़ाया। तो एक पॉइंट लिखिए, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in a fixed circular orbit, electron revolve around the nucleus in a fixed circular orbit, in a fixed circular orbit of definite energy, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट को अंडरलाइन कीजिए और डिफरेंट एनर्जी को भी अंडरलाइन कीजिए। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूमते रहेगा, कुछ पार्टिकुलर फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। बातों को समझिए, और जब तक उसमें रिवॉल्व करेगा तब तक उसका एनर्जी फिक्स्ड एनर्जी रहेगा, डिफिनिट एनर्जी रहेगा, वैरी नहीं करेगा, राइट। बट ये स्टेटमेंट नहीं लेता कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ओपन चैलेंज है मैक्सवेल की थ्योरी को। इसका मतलब सर्कल में घूमेगा लेकिन एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। तो एक्चुअली इसी को सपोज करके थ्योरी को बढ़ाया गया है। तो इसी चीज़ के लिए इन्होंने उस टाइप का पार्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड ऑर्बिट का नाम दिया स्टेशनरी ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट? तो बोर मॉडल में व्हाट, यस अभी मैं लिखवा दूंगा। तो बोर मॉडल में व्हाट द मीनिंग ऑफ अ स्टेशनरी ऑर्बिट, ये मेरा सेकेंड एग्जाम्पल है। तो बोर मॉडल में स्टेशनरी ऑर्बिट स्टैंड नॉट ओनली फॉर व्हाट, कि स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ये नहीं कि उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाकर रेस्ट में रहेगा। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब यहाँ पे है कि कुछ ऐसा ऑर्बिट जिसमें जब तक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो रिवॉल्व तो करेगा, एक्सलेटेड रहेगा, सर्किल में घूमते रहेगा, बट एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, एनर्जी लॉस नहीं करेगा, जो कि करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बातों को समझे? लिखिए, उसी में आगे बढ़िए, लाइन मैं आगे बोल रहा हूँ। एज उसी लाइन में, as long as the electron occupy a definite energy level, as long as the electron occupy a definite energy level, it does not radiate
it does not radiate out energy, it does not radiate out energy comma these orbits are called a stationary orbit. These orbits are called a stationary orbit. तो सबको एकदम बिल्कुल पॉइंट क्लियर हो गया कि यहाँ पे स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या है? वैसा पार्टिकुलर सर्टेन रेस्ट्रिक्टेड ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन जब तक रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन इवन इफ एक्सलेटेड होते हुए भी, सर्किल में घूमते हुए भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, उसका एनर्जी फिक्स्ड रहेगा. समझे? ओके. नेक्स्ट एजम्पशन. देखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट, when electron moves in a stationary orbit, its angular momentum about the nucleus, its angular momentum about the nucleus is an integral multiple of h by 2 pi. Its angular momentum about the nucleus is an integral multiple of h by 2 pi. Its angular momentum about the nucleus is integral multiple of h by 2 pi. Integral multiple of h by 2 pi. Which is also known as quantization of angular momentum. Which is also known as quantization of angular momentum. देखिए स्टूडेंट, ये वन ऑफ द एजम्पशन है, इस पर भी ऑब्जेक्टिव आ जाएगा. तो आप यहाँ देखिए, क्वांटाइजेशन का मतलब तो आप समझते हैं, उस पर ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा. राइट? ये मेरा इंटीग्रल वैल्यू है h by 2 पाई. तो एक्चुअली क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोर मॉडल में एल का मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, एल स्टैंड फॉर एंगुलर मोमेंटम. मैं थोड़ा देर में समझा देता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या. ठीक है? तो यहाँ पे आई एक्चुअल में है n इंटू एच बाई 2 पाई. राइट? और ए n है ऑर्बिट नंबर. समझ गया एवरीवन? ऑर्बिट नंबर. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रहेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम, उसका ऑर्बिट नंबर को h बाई 2 पाई को उसका ऑर्बिट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो बोलिए मिनिमम एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? और उसके बाद सेकेंड मिनिमम, मतलब आप ऑर्बिट नंबर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं. राइट? तो यही तो क्वांटाइजेशन का डिफिनेशन था कि वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसका बड़ा वैल्यू उस क्वांटिटी के सबसे छोटे वैल्यू को इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ले रहे हैं. राइट? फाइंड आउट कर रहे हैं.
तो इसका सबसे छोटा वैल्यू है क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू एल मिनिमम, राइट, कितना हो जाएगा h/2π, यस। और h/2π को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं एवरीवन, h क्रॉस, h/2π को कैसे लिखते हैं, h क्रॉस, बाद में बताएंगे। h क्रॉस नोन एज डिराक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, एक कहीं पे बोला होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, यस, डिराक कांस्टेंट h/2π। एनीवे, अभी यहाँ देखिएगा, अब मेरा क्वेश्चन ये है, हीलियम प्लस आप लोग को बोर मॉडल का क्लास असाइनमेंट भेज दिया हूं, प्रिंट आउट करके रेडी रहिएगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इन ऑर्बिट नंबर 5th कितना होगा एच के लिए, फाइव इंटू h/2π, राइट। और हीलियम प्लस के लिए यस सेम ही रहेगा सर, बजा एटॉमिक नंबर, यहाँ जेड नहीं है, जेड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट। इसका मतलब, और एंगुलर मोमेंटम बोर मॉडल में एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर, इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, राइट। इसका मतलब हाइड्रोजन के लिए किसी और ए वैल्यू n इंटू h/2π, ये हाइड्रोजन के लिए है, हीलियम के लिए, हीलियम प्लस के लिए है, या सब के लिए है। इस और इज इट डिपेंड ऑन जेड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन जेड, एग्री। इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया, लिख लीजिए इसको, हो गया, हटाए। तो भाई अगर ये ऑर्बिट नंबर है मतलब इसका वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन रहेगा, राइट। चलिए एक और पॉइंट लिखिए, बोर मॉडल में ऑर्बिट कितना माना गया है, पहला एजम्पशन स्टूडेंट, यस यस यस, पहला एजम्पशन कि सर बोर मॉडल वैलिड फॉर वर्ल्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दूसरा एजम्पशन स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट, तीसरा एजम्पशन क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फोर्थ एजम्पशन इन बोर मॉडल वी सपोज दैट ऑर्बिट्स आर इनफाइनाइट, राइट। ऐसे ऑर्बिट्स फाइनाइट है भाई, प्रैक्टिकली पीरियड टेबल में देखिएगा, पीरियड टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 तक रहेगा, राइट, हॉरिजेंटल पीरियड। बट बोर मॉडल में क्या रहेगा, इनफाइनाइट। तो एक पॉइंट लिख लेते हैं, इन बोर मॉडल वी सपोज दैट मतलब हम लोग नहीं सपोज कर रहे हैं लेकिन क्रेडिट ले रहे हैं, सपोज तो किसी कोई और करके चले गए, राइट। इन बोर मॉडल वी सपोज दैट total orbits are infinite, total orbits are infinite। तो स्टूडेंट आगे का थ्योरी मैं यहाँ के बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा, आज का इतना ही रहने दीजिए बस। एक और मुझे और क्लास लेना है और थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।